गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। B.Ed सेकेंड ईयर के ज्ञान और पाठ्यचर्या नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान दार्शनिक थे। ये 20वीं सदी के एक महान दार्शनिक थे जिन्होंने कि हर क्षेत्र में अपने विचारों को प्रस्तुत किया, चाहे वो ललित कला हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे शिक्षा हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया या अपने विचारों के माध्यम से इन क्षेत्रों को प्रभावित किया। तो शिक्षा उस समय चूंकि भारत में अंग्रेजी शासन था और शिक्षा का जो ढांचा था वो प्राचीन परंपरागत जो व्यवस्था थी, इसका अंत होकर अब अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का या अंग्रेजी स्वरूप की शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ था। और उसी के ढांचे पर अंग्रेजों ने जिस ढांचे का निर्माण किया था, उस ढांचे पर शिक्षा व्यवस्था की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। और ये जो शिक्षा व्यवस्था थी, ये एक तरह से कहा जाए कि इस शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से भारत में बेरोजगारी निरंतर रूप से बढ़ती जा रही थी। अर्थात कि यहाँ पर एक तरह से ये कहा जाए कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उस समय डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ हिंदुस्तान में उपस्थित थी। ये जो भीड़ इकट्ठी हुई, इसका जब से प्रारंभ हुआ मतलब कि बेरोजगारों का निर्माण होना जैसे प्रारंभ हुआ, तब से रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी ने भी और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी शिक्षा के ऊपर अपने बहुत विचारों को प्रस्तुत किया और एक बिल्कुल नया आयाम देने का जो है उन्होंने प्रयास किया या नया आयाम या नया स्वरूप शिक्षा को प्रदान किया। यहाँ जैसे कि टैगोर की शिक्षा दर्शन पर अगर हम नजर डालते हैं तो हमें टैगोर के शिक्षा दर्शन में तीनों बातें नजर आती हैं। जहाँ पर उनमें आदर्शवाद नजर आता है, वहीं इनकी शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद और दूसरा है प्रयोजनवाद। ये तीनों चीजें हमें नजर आती है। अर्थात कि जो टैगोर का शिक्षा दर्शन है वो एक तरह से प्रथम दर्शी उसमें लगता ऐसा है कि ये इन तीनों पे ही आधारित शिक्षा दर्शन है। लेकिन मूल रूप से जो थे कि टैगोर आदर्शवादी विचारक थे, मूल रूप से जो थे आदर्शवादी विचारक थे, लेकिन अपने इन आदर्शवादी विचारधारा के अनुरूप जो शिक्षा का स्वरूप उनका निर्धारित किया गया था, उसमें यानी कि मानव में आध्यात्मिक प्रकृति का विकास, आध्यात्मिकता का विकास करने या एक दार्शनिकता का विकास करने के लिए प्रकृति को उन्होंने एक साधन मात्र माना था। अर्थात कि वे प्रकृतिवादी इस दृष्टिकोण से थे कि वो आदर्शों के निर्माण में प्रकृति को साधन मानते थे। उनका मानना ये था कि जो कुछ उपलब्ध है इस प्रकृति में उपलब्ध है और प्राकृतिक वातावरण में अगर सीखा जाएगा तो वो बेहतर सीखा जाएगा। अर्थात कि वे आदर्शवाद के समर्थक थे, लेकिन उन आदर्शों को या इन आध्यात्मिक गुणों के विकास के लिए प्रकृति का सहारा अर्थात प्राकृतिक वातावरण में रहकर शिक्षा अर्जित करने पर उन्होंने बल दिया था। फिर बाद में इनकी जो शिक्षा दर्शन में एक बात और मूल्यवान थी, वो ये थी कि भारतीय शिक्षा दर्शन जितना भी था उनका, वो भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा थी। यानी कि भारत की क्या आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके ऐसी शिक्षा उन्होंने शिक्षा की कल्पना करी। और जो मूल रूप से जो ये बेरोजगारी की समस्या थी भारत में उस समय, उसके निवारण में, क्योंकि भारत की आवश्यकता उस समय क्या थी कि बालकों के हाथ में कुछ ऐसी योग्यता हो जिससे कि वे अपना रोजगार स्वयं खड़ा कर सकें या रोजगार प्राप्त कर सकें। इसके लिए शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो इन्हीं कुछ सिद्धांतों पर आधारित थी, जैसे कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो, आध्यात्मिक गुणों का विकास हो, लोगों में मानवीय मूल्यों का विकास हो, ऐसी जितनी भी भारतीय मूल्य, आदर्श और आवश्यकताएं थी, उनके अनुरूप शिक्षा का स्वरूप उन्होंने उस शिक्षा की कल्पना की थी और वैसा ही स्वरूप हमारे सामने रखा। और जो वर्तमान में है वो कुछ इन्हीं बातों पर आधारित शिक्षा का स्वरूप देखने को मिलता है।
उसके बाद है कि शिक्षा को सामाजिक और बहुउद्देशीय प्रक्रिया माना, यानी कि टैगोर ने शिक्षा को समाज से जोड़ा कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है, समाज क्या चाहता है, उसकी क्या अपनी आवश्यकताएं हैं, इनकी पूर्ति शिक्षा के माध्यम से हो सकती थी। इसीलिए शिक्षा को सामाजिक और बहुउद्देशीय, यानी कि किसी एक या दो उद्देश्य पर आधारित शिक्षा न हो, उसमें विभिन्न प्रकार के उद्देश्य हो, जैसे कि बालक के, जिसको कि हम सर्वांगीण विकास के अंतर्गत जितने सम्मिलित करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, यानी कि हर प्रकार की, धार्मिक से मतलब धार्मिक एकता, तो सब प्रकार के जितने भी जो आवश्यकताएं हैं या मूल्यों के लिए आवश्यकताएं हैं, इन सभी की पूर्ति के लिए बहुउद्देशीय शिक्षा पर उन्होंने बल दिया था। यानी कि शिक्षा के उद्देश्य एक या दो ना हो, बहुउद्देशीय शिक्षा उद्देश्य होने चाहिए। उसके बाद में है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, यानी कि शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, इसकी कल्पना टैगोर और गांधी जी दोनों ने ही की थी। ये वहीं से चला आ रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जाए, ना तो किसी अन्य भाषा में, ना विदेशी भाषा में, ना किसी भारतीय एक भाषा में, बल्कि मातृभाषा में बालक को शिक्षा प्रदान, प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाद में है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास हेतु शिक्षा, यानी कि ये जो कल्पना थी कि राष्ट्रीय एकता की दृष्टिकोण, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। इसकी कल्पना रविंद्रनाथ टैगोर ने ही सबसे पहले की थी और उन्हीं की विचारधारा के आधार पर आज शिक्षा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से के विकास के लिए शिक्षा का स्वरूप निर्धारित है या पाठ्यक्रम में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। फिर व्यापक उद्देश्यों की उद्देश्यपूर्ण शिक्षा, हमने देखा था बहुउद्देश्यपूर्ण शिक्षा, यहाँ बहुउद्देश्यपूर्ण होते हुए भी व्यापक उद्देश्य होने चाहिए। ये नहीं हो कि सीमित क्षेत्रों तक ही बालक की शिक्षा या ज्ञान की व्यवस्था की जाए, बल्कि उसके बिल्कुल व्यापक हो, जिसमें बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने के समस्त अवसर प्राप्त हो सके, तभी वह उद्देश्य व्यापक बन सकते हैं या पूर्ण रूप से शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। उसके बाद में उद्देश्यपूर्ण पाठ्यक्रम, यानी कि पाठ्यक्रम भी इन्हीं बहुउद्देशीय और व्यापक उद्देश्यों पर आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि हम ये कहते हैं कि शिक्षा बहुउद्देश्य होनी चाहिए, व्यापक उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, तो पाठ्यक्रम ही तो होगा जो इनकी पूर्ति कर सकेगा, और ये उद्देश्य जब सामने होंगे तभी पाठ्यक्रम का निर्माण हो सकेगा, अर्थात पाठ्यक्रम ऐसा हो जो कि इन समस्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो। फिर बाद में ललित कला और विज्ञान को, ललित कलाओं को उस समय महत्व नहीं दिया जाता था, शिक्षा का माध्यम नहीं माना जाता था, शिक्षा का साधन नहीं माना जाता था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे दार्शनिक थे, ऐसे विचारक थे जिन्होंने ललित कलाओं को शिक्षा का एक अंग माना है, अनिवार्य रूप से इनका अंग माना है, क्योंकि इनमें बालक में जो हम कहते हैं सृजनात्मक गुणों का विकास हो, सौंदर्य के प्रति बालकों के गुणों का विकास हो, तो ये इन गुणों का विकास कब होगा? जब इन ललित कलाओं से बालक जुड़ेगा, उनके बारे में जानेगा, उनमें भाग लेगा। ये ललित कलाएं वो हैं जो कि बालक के न केवल सृजनात्मक गुणों का विकास करती है, ना ही उनमें प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति प्राकृतिक सौंदर्य के मूल्यों का विकास करती है, बल्कि बालक के एक तरह से कहा जाए कि मनोरंजन के साथ साथ में बालक के ध्यान केंद्रित करने की जो योग्यताएं हैं, या उसमें किसी भी चीज़ को स्मरण शक्ति के विकास की जो योग्यताएं हैं, इन सब के विकास में ललित कलाएं बहुत सहयोग देती हैं, क्योंकि इनके माध्यम से बालक अपने आप को विभिन्न प्रकार के तनावों से दूर रखता है, स्वच्छंद एक तरह से कहा जाए कि आनंद एक जो है रिलैक्स माहौल जिसको वो प्राप्त करता है, जिसकी वजह से वह उसके बाद जो सीखता है वो चीज़ उसको बहुत गहनता से याद स्मरण होती है और अच्छे से वो सीख पाता है। अर्थात कि ये केवल बालक के अध्ययन या अधिगम में ही सहयोग नहीं करता है, बल्कि जो हम पर्यावरण प्रेम की बात करते हैं, पर्यावरण सजगता की बात करते हैं, तो ये ललित कलाएं स्वतः ही बालक में इन पर्यावरण के प्रति एक आकर्षण निर्मित करती हैं और पर्यावरण के प्रति समर्पण और संरक्षण की भावना का स्वतः विकास करती है। उसके बाद में स्वानुशासन की परंपरा का जो
कल्पना थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दी थी, जो आज भी शिक्षा के उद्देश्यों में ये माना जाता है कि बालक को दबावपूर्ण या दंडात्मक अनुशासन की अपेक्षा स्व अनुशासन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अर्थात इस स्व अनुशासन की जो कल्पना थी वो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की। उसके बाद में स्वतंत्र अधिगम की व्यवस्था, यानी कि शिक्षा में बालक को स्वतंत्र रूप से अधिगम, जैसे कि इस समय हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कि बालक को कहना चाहिए कि 8वीं तक बालक को फेल नहीं किया जाएगा, अर्थात कि बालक 8वीं तक निरंतर रूप से पास होगा, लेकिन उसकी सीखने की गति उसकी अपनी होगी, यानी कि वो स्वतंत्र रूप से स्वयं अधिगम करेगा, यानी कि वो अपनी गति से स्वतंत्र रूप से अधिगम करता हुआ वो आगे बढ़ेगा। और ये माना जाता है कि 8वीं तक आते आते बालक अपनी गति से सीखता सीखता सबका एक लेवल पर आकर खड़े हो जाते हैं। इसीलिए स्वतंत्र 8वीं तक पास न फेल न किए जाने की जो कल्पना थी उसका जो संकेत है वो टैगोर के शिक्षा दर्शन से ही प्राप्त होता है। फिर शिक्षा का जो पुनर्निर्माण था, यानी कि अंग्रेजों के समय में एक तरह से कहा जाए कि नीरस और अनुपयोगी शिक्षा जो प्रदान की जाती थी, उस शिक्षा की जो कमियां थी, जो नीरसता थी, जो अनुपयोगिता थी, उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत गहराई से देखा और भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा का जो नया ढांचा निर्माण किया, जो वर्तमान में जो भारत देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन सका, ऐसी शिक्षा का नवीन शिक्षा के ढांचे का निर्माण करने का उत्तरदायित्व या श्रेय रविंद्रनाथ टैगोर को ही जाता है। अर्थात कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो शिक्षा दर्शन था उसके आधार पर जो एक परंपरागत शिक्षा व्यवस्था थी, जिनमें कि 1 या 2 विषयों का 1 या 2 उद्देश्यों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था, शिक्षक केंद्रित शिक्षा हुआ करती थी, इन सब कल्पनाओं में इन सभी शिक्षा की व्यवस्था थी उसने परिवर्तन किया और बाल केंद्रित शिक्षा पर महत्व देने के बावजूद शिक्षक को इन्होंने महत्वपूर्ण माना कि शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है या मूल आधार है वो शिक्षक है, लेकिन बालक स्वतंत्र रूप से सीखेगा या जहाँ शिक्षक को महत्वपूर्ण माना वहीं शिक्षा को बाल केंद्रित माना है। और इसी आधार पर शिक्षा का एक प्रभावी और नवीन ढांचा प्रस्तुत करने में रविंद्रनाथ टैगोर सफल रहे। आशा करती हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन का जो मूल्यांकन है वो चीज़ आपको समझ में आई होगी, अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। इसी के आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 के इस वैश्विक महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए। सुरक्षित रखने के लिए घर से बाहर जब भी निकलें मुंह पर मास्क लगा कर निकलें, समय समय टाइम पर किसी भी चीज़ को छूते हैं या कहीं भी आते जाते हैं तो आने के बाद में अपने हाथों को समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और हाथों को साबुन से धोते रहिए और किसी से भी बातचीत करते हो तो 6 फुट की दूरी को बनाए रखिए। अपने आप को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।